उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन हमेशा सभी धर्म समाज के नागरिकों के साथ साथ सभी तरह के नागरिकों की समस्या के समाधान के लिए संसद में आवाज उठाते रहे हैं। इसी क्रम में सांसद ने मुरादाबाद के पीतल दस्तकारों की समस्याओं के बाबत संसद में आवाज उठाई और संबंधित मंत्रियों एवं अधिकारियों को पत्र लिखकर उनकी समस्या का समाधान किए जाने की बात की। इसी क्रम में 22 अगस्त 2020 को सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि कोयले से चलने वाली पीतल के छोटे बड़े कारखानों को बंद कर कराए जाने को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। डॉक्टर एसटी हसन का कहना था कि सरकार क्या देश के बिना अधिकारी जबरन कर रहे हैं लोगों पर कार्यवाही। इस तरीके से अगर अधिकारी छोटे उद्योगों पर कार्यवाही करेंगे तो मुरादाबाद में किस तरीके से पीतल का व्यापार चल पाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के पीतल के बर्तनों की चमक पूरी दुनिया में सोने की मदद नजर आती है। इसके बावजूद भी मुरादाबाद में छोटे व्यापारियों पर प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जाती रही है, जबकि केंद्र सरकार के पत्र के हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि एनसीआर में पीएनजी भट्टियों को चलाने की अनिवार्य है। मुरादाबाद में पीतल को लेकर अभी कोई आदेश नहीं है। संबंधित विभाग और अधिकारी गरीब भट्टी संचालकों से ली गई जुर्माने की रकम वापसी करें और जवाब दे किसके आदेश पर कार्रवाई की गई और की जा रही है। एसटी हसन ने प्रेस वार्ता में अनेक सवाल उठाए। मुरादाबाद की जनता का दर्द समझने वाले मुरादाबाद के सांसद लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं और पूरे विश्व में जो कि पीतल नगरी के नाम से जाने जाने वाले मुरादाबाद का पीतल उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार से अपनी मांग उठा रहे हैं और आने वाले समय में मुरादाबाद की जनता के लिए एसटी हसन लोगों रोजगार के लिए गंभीरता से मांग उठाते रहेंगे और पीतल के दर्द को बताते हुए कहा कि मुरादाबाद के अधिकांश लोग पीतल के कार्य से जुड़े हैं और रोटी रोजी का सवाल है। ऐसे में अगर उनका कारोबार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है तो सभी को अपने अपने परिवारों के लिए रोटी रोजी जुटाना मुश्किल हो जाएगी। इस ओर सरकार का ध्यान दिलाया कि जल्द से जल्द पीतल दस्तकारों की समस्याओं का समाधान किया जाए। इस मौके पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए डॉक्टर ने कहा कि जब भारत सरकार ने मुरादाबाद की भर्तियां बंद कराने के कोई आदेश नहीं दिए हैं तो फिर संबंधित विभागों द्वारा क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जितना पैसा जुर्माने का वसूल किया गया है वह तत्काल प्रभाव से उन्हें वापस दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान मुरादाबाद के सभी कारखाने और भट्टियां बंद रही, उसके बावजूद भी बिजली के बिल आ रहे हैं। सरकार को इस ओर देखना चाहिए, ऐसे गरीब और असहाय लोगों की मदद की जाना चाहिए। सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने आगे बताते हुए कहा, सीजन्स के ऊपर एक बड़ा जुल्म हुआ। इनकी गरीब लोगों की भट्टियां बंद करा दी गई, इनके ऊपर बड़े बड़े जुर्माने लगा दिए गए। ये मामला लेके मैंने पार्लियामेंट में उठाया था। पार्लियामेंट में उठाने के बाद केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर साहब ने मुझे जवाब दिया है और उन्होंने लिखा है कि मुरादाबाद में उद्योगों को बंद करने के कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए, क्योंकि मुरादाबाद एनसीआर से बाहर है और जहाँ पे पीएनजी गैस आ रही है, चाहे वो एनसीआर है, और अगर कोई पीएनजी गैस इस्तेमाल करके उद्योग चला रहा है तो उसको भी बंद नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे लोगों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के और यहाँ के गरीबों का उत्पीड़न किया और उनकी भट्टियों को बंद किया गया, जबकि कोई सेंटर से इस बात के डायरेक्शंस नहीं आए थे। इसको लेके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। दूसरा हमारा मसला, डॉक्टर साहब एक मिनट, किसी भी उद्योग को बंद करने का कोई आदेश नहीं, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताओ, इन लोगों की आर्टिजन्स की सोसाइटीज़ हैं, मिले और बराबर मेहनत इन लोगों ने करी है जी, लेकिन कोई बात सुनने वाला नहीं था। तभी तो मजबूरन मुझे पार्लियामेंट में ये मसला उठाना पड़ा और उसका जवाब आज सामने आ गया। स्मार्ट सिटी में आता है, नगर निगम की क्या जिम्मेदारियां हैं। मैं मेयर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको काल भी देखा होगा और आज भी देख रहे हैं। जितने भी हमारे सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हुए हैं, उन तमाम सड़कों को जल्द से जल्द नगर निगम ठीक कराएं और पूरे मुरादाबाद को गड्ढा मुक्त करने की पूरी कोशिश करें। हमारे मेन मुद्दे यही हैं। अगर कोई सवाल होता आप मुझको बताएं। तकरीबन 10,000 भट्टियाँ हैं। सर, इन पे जो पेनाल्टी पड़ी है गुमराह करके, उस पर क्या कार्रवाई कराना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो पेनाल्टी इन्होंने दी है वो पैसा वापस हो। सर, इन्होंने देखिए के साथ एक धोखा किया है सरकार के नाम पे। देखिए, या इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है
तो हम इस मामले को दोबारा संसद में उठाएंगे। आपके द्वारा भी कोई कार्य केंद्र सरकार, यहाँ के जो प्रदूषण अधिकारी हैं उन लोगों ने लगाई है। एनजीटी की तरफ से लगी है या पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से? पॉल्यूशन बोर्ड, पॉल्यूशन बोर्ड यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट भी सेंटर से गवर्न होता है, गवर्न तो वहीं से होते हैं। मैं लेटर दे रहा हूँ आपको, मंत्री जी का, जो कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने जो लिखा है वो देख लिया कि पूरा धोखा किया गया यहाँ की आवाम से। देखिए, मैंने बताया ना कि कार्रवाई की पूरी मैं कोशिश करूँगा कार्रवाई हो, और अगर नहीं होता है तो संसद तो है ही मेरे पास, मैं संसद में उठाऊंगा इस मुद्दे को। उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेटर के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को अवगत करा दिया गया है? नहीं, अब कराया जाएगा, पहले आप लोगों को अवगत कराया है। गिरावट आई है रेप में, बलात्कार में, क्या मानते हैं प्रदेश में क्या अपराध कम हुआ बलात्कार? देखिए, आंकड़े कोई कुछ भी दे दे, आपके मेरे सामने है सब चीज़ें। अपराध के हालात कितने बुरे हैं, रोज़ हम अखबार पढ़ते हैं, आप लोगों की रिपोर्ट देखते हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं। और बलात्कारी जिस बच्चों का बलात्कार कर रहे हैं उनके साथ क्या नहीं हो रहा है। शायद इंसानियत में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो अभी भदोही में हुआ है। तो ये तो मेरे और आपके समझने की बात है। आंकड़े देके कोई अपनी पीठ थपथपाले के साथ अपराध कम हो रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता। आपकी पार्टी के एक देखिए, बड़े अफसोस की बात है, चेतन चौहान जी एक शरीफ इंसान थे और बहुत अच्छे मंत्री थे, ईमानदार इंसान थे। उनके इलाज के अंदर जब ये हालत हुई है तो मैं समझता हूँ आम आदमी के इलाज में क्या हो रहा होगा। क्या सिर्फ फर्जीवाड़े हो रहे हैं या हकीकत क्या है, ये जनता के सामने आनी चाहिए। आगे पीछे करोगे मजा नहीं आएगा। बोलना भैया आ गए हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। ये तकलीफ दी है कि अभी आप देखा अपने पिछले दिनों में हमारे दस्तकारों का बड़ा ज़बरदस्त उत्पीड़न हुआ है। दस्तकारों की भट्टियां बंद कर दी गई और दस्तकारों के ऊपर भारी जुर्माने लगाए गए और ये कहा गया कि एनजीटी पॉल्यूशन बोर्ड से हो रहा है। सबको मालूम है, सबने कोशिश करी। इस सिलसिले में मैंने पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई थी और पार्लियामेंट के अंदर मैंने इस बात को कहा था कि गरीब दस्तकार जो कोयले से काम करते हैं उनकी भट्टियाँ क्यों बंद की जा रही, जब पीएनजी गैस अभी वहाँ पे मौजूद नहीं है। उनका उत्पीड़न क्यों किया गया। मेरे पास जवाब आया है मंत्री जी का। जावड़ेकर साहब जो हैं, उन्होंने मुझे ये जवाब लिखा है जो मैंने पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई थी। मैं आपको इसे पढ़ के सुनाई देता हूँ। प्रिय डॉक्टर एसटी हसन, कृपया आपके द्वारा मुरादाबाद में स्थानीय कारीगरों के भट्टी को बंद करने के मुद्दे को लेकर लोकसभा में उठाए गए मामले का संदर्भ लें, जिसमें आपने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा जहां एनपीजी का आपूर्ति उपलब्ध नहीं है वहां फैक्ट्रियों को सील करने और जुर्माना लगाने की कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की है। मैंने इस मामले में जांच की है। उच्च स्तरीय कार्यबल HLTF की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB NCR राज्यों के संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ नियमित रूप से मामले पर विचार विमर्श और समीक्षा कर रहा था और ऐसा करने के लिए विस्तृत समय समाप्त होने के बाद उसने दिल्ली और NCR राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश जारी किया कि उन उद्योगों को बंद करें जो पीएनजी उपलब्ध होने के बावजूद भी पीएनजी में परिवर्तित नहीं हुए हैं। नंबर 3, CPCB ने औद्योगिक संघों के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद दिनांक 2/7/2019 को जारी अपने निर्देश के
कार्यान्वयन स्थगित कर दिया और एनसीआर राज्यों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश किया कि ऐसी औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई आरंभ ना करें जो अन्य दृष्टि से निर्धारित पर्यावरण मापदंड के अनुपालन कर रही हैं। सीपीसी ने सूचना दी कि मुरादाबाद में, ये गौर से सुनो, मुरादाबाद में उद्योगों को बंद करने की कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं क्योंकि ये एनसीआर के अंतर्गत नहीं आता। ये सेंट्रल मिनिस्टर ने कहा है कोई हमने आदेश जारी नहीं करे, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने यहाँ के गरीब लोगों का उत्पीड़न किया और उनका रोजगार और कारोबार को बर्बाद करने के लिए उनकी भट्टियाँ बंद कर दी गई। डॉक्टर साहब जो इस सिलसिले में आगे और भी इसकी मैं कॉपी आप लोगों को दूंगा। इन्होंने एक चीज़ लिखी कि मुरादाबाद, जैसा आप अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार वायु प्रदूषण के शमन के लिए बहुत चिंतित है और इस खतरे को निपटने के लिए हम पूरे देश में हर संभव उपाय पहले कर रहे हैं। वायु प्रदूषण की समस्या से व्यापक ढंग से निपटने हेतु 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत सरकार के पैरा के कार्यक्रम में एक है, जिसमें 2024 तक PM10 और PM2.5 की क्षमता के 20 से 30% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में 23 राज्यों के संघ राज्य क्षेत्र के अनुमानक वायु गुणवत्ता वाले 102 शहर शामिल हैं। इसको ये जानकर खुशी होगी, आपको ये जानकर खुशी होगी कि NCAP के तहत उत्तर प्रदेश में 13 जिले शामिल हैं और मुरादाबाद भी उनमें से एक है। मुरादाबाद को वायु प्रदूषण से निपटने हेतु कार्यकलापों में तेजी लाने के उद्देश्य से वर्ष 2019-20 के लिए 12 लाख रुपए का सहयोग भी प्रदान किया गया है। कि जिस तरह से उत्पीड़न हुआ, कोई इनको आदेश नहीं थे और मुझसे भी ये कहा गया कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, इन भट्टियों को बंद किया जा रहा है। ना तो ऐसा कोई आदेश था। PNG गैस की मैंने डिमांड करी थी, PNG गैस मंजूर हो गई है और लग भी रही है। अगर PNG गैस होते हुए कोई चला रहा है तो भी मुरादाबाद उसमें नहीं आता, क्योंकि मुरादाबाद NCR से बाहर है, ये मंत्री ने लिखा है। तो मेरा ये कहना है कि जिन लोगों का उद्योग बंद किए गए उनको फ़ौरन खोला जाए और जो जुर्माने उनसे वसूल किए गए हैं उन जुर्मानों को लौटाया जाए। ये मेरी डिमांड है। तो उन अधिकारियों को भी दंडित किया जाए जिन अधिकारियों ने जनता का इतना ज़बरदस्त उत्पीड़न किया है। उनसे और तो कोई उनके हाथ आया नहीं। बड़े बड़ी फैक्ट्रियों वाले उनको नहीं मिले, उन्होंने ट्रैफिक रूल्स नहीं लागू करे, लेकिन गरीब आदमी की गर्दन पतली थी तो उसकी भट्टियाँ बंद कर दी गई। ऐसा मेरे क्षेत्र के अंदर आगे नहीं चलेगा। मैं ये आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अधिकारी अगर नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उनको बहुत ज़बरदस्त दंडित किया जाएगा। तब जो मेरी डिमांड है, 5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर सारी इबादत गाहें बंद हैं, मस्जिदें बंद हैं, मंदिर बंद हैं, गुरुद्वारे चर्च सब बंद हैं। जबकि शराब खाने खोल दिए गए, मॉल खोल दिए गए, बाज़ार खोल दिए गए और अब सिनेमा हॉल खोलने की भी बात की जा रही है। मैं आपके माध्यम से ये डिमांड करता हूँ कि सारे इबादत गाहों को खोला जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर आदमी को अपने तरीके से इबादत करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। और ये मेरा मानना है कि जब हम सब लोग अपने पैदा करने वाले को अपने पालनहार से दुआ करते हैं तो बहुत सी बड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कोरोना तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए इन तमाम इबादत गाहों को खोला जाए। तीसरा मुद्दा, इस वक्त धान की खेती हो रही है, कि गन्ने की खेती हो रही है, किसान परेशान है, किसान को खाद नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा। जो यूरिया का कट्टा 300 रुपये का है वो किसान 450-500 रुपये में ख़रीद रहा है। ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा। एक तो किसान पे वैसी मौसम की मार, ऊपर से हमारा शासन यूरिया नहीं मुहैया करा रहा।
यूरिया को जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए और किसानों को उनके घर तक यूरिया पहुंचाया जाए। और जो यूरिया आया है, मेरी बात सुनिए आप, कि जो यूरिया आया है एक किसान को 2 कट्टे हैं। अब जिस किसान के पास 5 एकड़ या 10 एकड़ ज़मीन है, वो 2 कट्टों में क्या काम करेगा? वो तो सिर्फ 2 एकड़ में डालने के बाद बाकी को अपनी फसल बर्बाद होने देगा। ऐसी इर्रेस्पॉन्सिबल रोकें क्यों लगाई गई हैं? यूरिया की पूरी खपत की जाए और किसानों को पूरा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाए। आप लोगों को पता भी हो या ना भी मालूम हो, अगर कोई किसान अपनी ज़मीन बटाई पे देता है तो उसको बटाई पे देने वाले को उसकी आय के ऊपर 12% GST देना पड़ेगा। अब अगर किसान गरीब है या बूढ़ा है या कहीं और बाहर है या वो विकलांग है, उसकी बाप दादा की ज़मीन चली आ रही है, अगर वो खेती करने के लिए बटाई पे देता है तो उसको 12% GST, जिसका मकसद ये है कि एग्रीकल्चर को भी ये टैक्स के दायरे में ला रहे हैं, सारे किसानों पे भी होगा। इसलिए मेरी आपके माध्यम से डिमांड है कि इसे फ़ौरन वापस लिया जाए और किसानों को फ्री हैंड दिया जाए, जैसे सब सरकारों ने दिया है। पिछली सरकारों ने किसानों को बहुत मदद करी है, कभी उनको खाद की कमी नहीं होने दी, कभी उनके ऊपर टैक्स नहीं लगने दिया। हमने अभी आपने लॉकडाउन में देखा, इतने दिन का लॉकडाउन हुआ, हमारे उद्योग नहीं चले, 3 महीने तक सारे कारखाने बंद रहे, लेकिन बिजली के बहुत बड़े बड़े बिल आए हैं। हमारी ये डिमांड है कि जब कारखाने चले ही नहीं तो बिजली का बिल क्यों लिया जा रहा है, उसका क्या औचित्य है? उन गरीब लोगों से कम बिजली के बिल उनके या तो माफ़ हो या उनको 50% करके उन गरीबों की मदद